जय हिंद साथियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसके बाद जो सेंटेंस है, अभी हमको इसके बाद दो सेंटेंस और पढ़ने हैं। नंबर 1 इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, यानी हमको दो सेंटेंस और पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो प्रश्नात्मक वाक्य है उसको कैसे पहचानेंगे, उसके क्या लक्षण हैं, उसको पहचानने के क्या तरीके हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नात्मक शब्द पाए जाते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, क्या, ये सब प्रश्नात्मक शब्द कहे जाते हैं। जिन वाक्यों के अंदर ये प्रश्नात्मक शब्द पाए जाते हैं उन वाक्यों को हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि जिस वाक्य में प्रश्नात्मक शब्द कब, क्या, क्यों, कहाँ आदि पाए जाते हैं, ऐसे वाक्यों को प्रश्नात्मक वाक्य कहा जाता है। अब ये जो प्रश्नात्मक वाक्य हैं, ये जो प्रश्नात्मक शब्द हैं, ये वाक्यों में दो जगह पाए जाते हैं। या तो वह वाक्य के शुरू में पाए जाए या तो वो वाक्य के बीच में पाए जाए। तो दोनों के जो नियम होते हैं अलग अलग होते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के शुरू में पाए जाते हैं उनके तरीके अलग होते हैं, ट्रांसलेशन करने के या हिंदी से अंग्रेजी बनाने के। या फिर ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के बीच में पाए जाते हैं उनके नियम अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं वाक्य के प्रारंभ में और वाक्य के बीच में। जैसे क्या वह पढ़ता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रश्नात्मक वाक्य है, और लेकिन इसमें जो क्या है वो प्रश्नात्मक शब्द है जो कि वाक्य के शुरू में आया है। और यहाँ पे वह कहाँ जाता है में कहाँ जो है वो प्रश्नात्मक शब्द है और ये जो वाक्य के बीच में आया है। यानी दोनों क्या है, दोनों प्रश्नात्मक वाक्य कहे जाएंगे, लेकिन दोनों के नियम अलग अलग होते हैं। इसके अनुवाद करने के तरीके अलग होते हैं, इसका अनुवाद करने के तरीके अलग होते हैं। तो हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के अनुवाद करने में क्या अंतर आता है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं कि अनुवाद के इसके जो नियम होते हैं ये दोनों के अलग अलग होते हैं। जैसे पहले नियम में जब प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होते हैं, यानी जब ऐसा वाक्य रहेगा जिसमें प्रश्नात्मक शब्द वाक्य शुरू में रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय डू या डज नामक सहायक क्रियाओं का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी जिस वाक्य के अंदर प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के शुरू में पाया जाता हो, तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग अनुवाद करते समय हमें डू या डज नामक जो सहायक क्रियाएं होती हैं उनका प्रयोग सबसे पहले या सर्वप्रथम करते हैं, यानी सर्वप्रथम उनको लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके अनुसार ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले डू या डज नामक सहायक क्रियाओं को लिखते हैं। इसके बाद कर्ता को लिखते हैं, यानी कर्ता को लिखने के बाद सहायक क्रिया को लिखते हैं। क्रिया का फर्स्ट रूप लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद अन्य जो बच जाता है उसको लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि डू या डज पहले लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो बच जाएगा उसको लिख के वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, जैसे क्या वह स्कूल जाता है। अब इस वाक्य में क्या है, इस वाक्य में क्या प्रश्नात्मक शब्द जो है वो वाक्य शुरू में आया है। तो इसका अनुवाद जब हम इस नियम के अनुसार करेंगे तो सबसे पहले हम कर्ता एक वचन है, तो हम बताए थे कर्ता जब एक वचन होता है तो डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डज ही, डज फिर कर्ता ही, फिर क्रिया जाना, डज ही गो टू स्कूल, स्कूल कर्म हो गया। यानी इस तरह से हम प्रश्नात्मक वाक्य का अनुवाद करते हैं। यानी सबसे पहले डू या डज को लिखेंगे, इसके बाद कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो बच गया
उसको लिखते हैं। अब बात करते हैं कि जब प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएगा, जब प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएगा तो सारे के सारे नियम वही रहेंगे। बस हमको क्या करना है कि प्रश्नात्मक शब्द की अंग्रेजी जो है वो सबसे पहले लिखनी होगी और बाकी सबके सारे नियम, सारे रूल वही रहेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं, दूसरा नियम, जब प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के बीच में पाए जाते हैं तो अनुवाद करते समय प्रश्नात्मक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जब हमारा वाक्य प्रश्नात्मक हो और उसमें प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के बीच में पाए जाते हों तो उस कंडीशन में जो प्रश्नात्मक शब्द होता है उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद सहायक क्रिया डू या डज को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद जो बच जाएगा अन्य लिख करके वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रश्नात्मक शब्द की अंग्रेजी, इसके रूल हो जाएंगे, इसका रूल हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नात्मक शब्द की अंग्रेजी प्लस डू या डज लिखेंगे कर्ता के अनुसार। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद एक्सेट्रा जो बच जाएगा उसको लिख करके वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। यानी इस नियम के तहत हम प्रश्नात्मक वाक्य की अंग्रेजी बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वह कहाँ जाता है, तो इसमें प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो इसका जब अनुवाद करेंगे तो इसको लिखेंगे वेयर प्रश्नात्मक शब्द है, इसको सबसे पहले मैंने लिखा वेयर, फिर सहायक क्रिया डू या डज को लिखेंगे। तो कर्ता हमारा एक वचन है तो यहाँ पे लिख देंगे डज, वेयर डज। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वह है तो वेयर डज ही। फिर क्रिया है, क्रिया का फर्स्ट रूप तो यहाँ पे हो जाएगा ही के बाद गो, मतलब वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। यानी इस तरह से हम वाक्यों का अनुवाद करते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे प्रश्नात्मक शब्दों के बारे में पढ़ा, लेकिन एक प्रश्नात्मक शब्द ऐसा है जिसका थोड़ा सा नियम अलग है, या कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल है, अपवाद है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल रूप में उसको देखा जाता है। जितने प्रश्नात्मक शब्द हैं सबके साथ डू या डज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक प्रश्नात्मक शब्द ऐसा है जिसको कि हम हूँ यानी कौन के नाम से जानते हैं, हूँ के नाम से जानते हैं। इस प्रश्नात्मक शब्द के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी प्रश्नात्मक शब्द में यदि हूँ यानी कौन शब्द अगर पाया जाता है तो इसका हम अनुवाद करते समय, इसका ट्रांसलेशन करते समय हम प्रश्नात्मक वाक्य में डू या डज नामक सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब हूँ के साथ सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। हूँ का प्रयोग वाक्य में कर्ता के अनुसार किया जाता है, यानी कर्ता के रूप में, यानी कर्ता की तरह हम इसका प्रयोग वाक्य में करते हैं। जैसे अगर हमको वाक्य मिल जाता है तो उस वाक्य की सेटिंग, यानी उस वाक्य को जब हम सेट करते हैं ट्रांसलेशन करते समय, तो सबसे पहले हूँ को लिखते हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में हूँ लिखते हैं। इसके बाद हम जो है मुख्य क्रिया लिखते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इसके साथ साधारण वाक्य की तरह यस या ईएस का प्रयोग हम सब्जेक्ट के आधार पे करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद अन्य लिखते हैं। यानी जिस तरह से हम साधारण वाक्य में ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक साधारण वाक्य की तरह हम
इस प्रश्नात्मक वाक्य को भी बनाते हैं। यदि हमारा कर्ता एक वचन रहेगा तो क्रिया के अंत में ईएफ जोड़ेंगे, यदि बहुवचन रहेगा तो सिर्फ क्रिया के अंत में जो है ES का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि हम इसका उदाहरण देखें तो जैसे मैदान में कौन खेलता है, तो इसका अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हूँ लिखेंगे। हूँ मतलब कौन, फिर लिखेंगे मुख्य क्रिया यानी खेलना। हूँ प्ले, कौन खेलता है मतलब एक वचन करता है। हूँ प्लेस, कौन खेलता है, इन द फील्ड, मैदान में। इन द फील्ड, मैदान में कौन खेलता है। यानी हम इस हूँ का प्रयोग कर्ता की तरह वाक्य में करते हैं, और इससे जो सेंस निकलता है वो सिंगुलर कर्ता का निकलता है, इसलिए हम क्रिया के अंत में ES का प्रयोग करते हैं। यानी मैं मैदान में कौन खेलता है का हो जाएगा हूँ प्लेज इन द फील्ड, मैदान में कौन खेलता है। इसके बाद दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बाजार कौन जाता है। बाजार कौन जाता है, यानी इससे हमको निकलता है सेंस बाजार कौन जाता है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंस निकलता है। यानी इसका जब हम अनुवाद करेंगे तो इसका हो जाएगा हूँ गोज़ टू मार्केट। यानी बाजार कौन जाता है, यानी कहने का मतलब बाजार कौन जाता है, इससे सेंस निकलता है कि ये जो कर्ता इसमें है वो हमारा सिंगुलर है। बाजार कौन जाता है तो सिंगुलर का सेंस निकलता है, तो हूँ गोज़ टू मार्केट। अगर हम कह दें कि बाजार कौन जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लूरल का सेंस निकलेगा, जिसको कहेंगे हूँ गो टू मार्केट। तो इस तरह से हम इसको पहचानेंगे और उसका ट्रांसलेशन करेंगे। एक उदाहरण और देखते हैं, मैदान में कौन खेलता है, यानी मैदान में कौन खेलता नहीं, मैदान में कौन खेलते हैं। मैदान में कौन खेलते हैं यानी इसमें जो सब्जेक्ट है, यानी इसमें जो सेंस निकल रहा है वाक्य का वो प्लूरल का निकल रहा है, यानी इसमें जो कर्ता का जो सेंस निकल रहा है वो बहुवचन का निकल रहा है, क्योंकि मैदान में कौन खेलते हैं, यानी इसमें इसका हम अनुवाद एज ए प्लूरल सब्जेक्ट के आधार पे करेंगे। तो ये हो जाएगा हूँ प्ले इन द फील्ड। मैदान में कौन खेलते हैं, हूँ प्ले इन द फील्ड, मैदान में कौन खेलते हैं, ये प्लूरल के सेंस में, प्लूरल। यानी इस तरह से हम अगर हमारा प्रश्नात्मक शब्द हूँ हो, कौन हो, तो उस सेंस में हम अनुवाद इस तरह से करते हैं, और इस सेंस में हम डू या डज नामक सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी इस प्रश्नात्मक शब्द को छोड़ करके जितने भी प्रश्नात्मक शब्द आते हैं सब में हम सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें हम हूँ को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो ये नियम होता है, हूँ के साथ ट्रांसलेशन इस आधार पे, इस बेस पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रश्नात्मक वाक्य का अनुवाद करते हैं। अब हमारा एक वाक्य और बच गया, प्रश्नात्मक एंड नकारात्मक सेंटेंस। मतलब प्रश्नात्मक और नकारात्मक वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नात्मक शब्द भी पाए जाते हों और नकारात्मक शब्द भी पाए जाते हों, उसका हम अनुवाद किस तरह से करेंगे। तो उसके बारे में देखते हैं कि उसका अनुवाद किस तरह से किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रश्नात्मक एवं नकारात्मक वाक्य से कहते हैं कि जिस वाक्य के अंदर प्रश्नात्मक शब्द भी पाए जाते हों और नकारात्मक शब्द नहीं भी पाया जाता है, यानी ऐसे वाक्य जिसके अंदर प्रश्नात्मक शब्द और नकारात्मक शब्द नहीं, दोनों पाए जाते हैं या दोनों उपस्थित रहते हैं, ऐसे वाक्य को हम प्रश्नात्मक एवं नकारात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं। जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, इसमें क्या जो है वो प्रश्नात्मक शब्द है और नहीं जो वो नकारात्मक शब्द है, यानी इसमें नकारात्मक और प्रश्नात्मक दोनों प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, इसलिए ऐसे वाक्य को हम प्रश्नात्मक एवं नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय हमें कुछ नहीं करता है, बस थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है कि इसमें जो है, जो नहीं है, जो नाट है, उसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, बस उसी को समझना होता है। जैसे जो रूल है, जो नियम इसके हैं, इस रूल के आधार पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, डू या डज।
अगर प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के प्रारंभ में है तो उस कंडीशन में हम डू या डस सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम कर्ता लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। अब कर्ता के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, यानी जो प्रश्नात्मक शब्द नहीं आ रहा है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, नॉट को लिख देंगे। और नॉट को लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद वर्ब को लिख देंगे। वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया का जो पहला रूप होता है उसको लिखेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अन्य जो बचेगा उसको लिख देंगे। यानी इस तरह से वाक्य को सेट करके हम अनुवाद करते हैं, यानी इस तरह से शब्दों को हम सेट करके अनुवाद करते हैं। अगर प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएगा उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो खैर इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, इस आधार पे हम अनुवाद कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो वह क्या है, एक वचन करता है, तो इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। यानी डज के बाद करता ही, डज ही नॉट, डज ही नॉट गो, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, डज ही नॉट गो, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, डज ही नॉट गो, ऑब्जेक्ट स्कूल, गो टू स्कूल, प्रश्नात्मक चिन्ह। यानी इस तरह से हम वाक्यों की सेटिंग प्रश्नात्मक एवं नकारात्मक वाक्य में करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर प्रश्नात्मक शब्द बीच में आ जाता तो उस कंडीशन में क्या करते हैं। बस थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे कि प्रश्नात्मक शब्द की अंग्रेजी हम शुरू में लिख देंगे। जैसे इसी वाक्य को लेकर चलते हैं, जैसे यदि यही वाक्य हो, इसमें हम क्या करेंगे, प्रश्नात्मक शब्द को बीच में कर देंगे। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। इस कंडीशन में हम इस प्रश्नात्मक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे और सारे के सारे नियम सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि वाई मीन्स क्यू, प्रश्नात्मक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर कर्ता के आधार पे हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो हमारा कर्ता एक वचन है, वह एक वचन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाई डज, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट ही, वाई डज ही नॉट, वाई डज ही नॉट, कर्ता के बाद लिखेंगे नॉट, प्रश्नात्मक शब्द की अंग्रेजी नॉट लिख देंगे। यानी कि वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। यानी इस तरह से हम प्रश्नात्मक एवं नकारात्मक वाक्य की अंग्रेजी बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। तो एक बात एकदम माइंड में बिठा कर रखनी है कि डू या डज का प्रयोग जनरली लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो मैंने आपको बार बार बताया हूँ कि प्रश्नात्मक शब्द के साथ डू या डज का प्रयोग होता है, लेकिन डू या डज का प्रयोग किस जगह किसके साथ होता है। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ जो है डू का प्रयोग करेंगे। अब बहुवचन में हम किसको किसको रखते हैं, आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया और बहुवचन संज्ञा, यानी इनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम इस वाक्यों का अनुवाद करते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, जैसे हमने बताया था प्रश्नात्मक वाक्य में हूँ के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसमें अगर हमारा नकारात्मक वाक्य होता है, यानी प्रश्नात्मक एवं नकारात्मक वाक्य में की अंग्रेजी बनाते समय अगर प्रश्नात्मक शब्द हूँ है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे उसको ध्यान से समझते हैं कि यदि हमारा प्रश्नात्मक शब्द हूँ हो, कौन हो, तो उसके साथ हम नकारात्मक वाक्य में अनुवाद कैसे करेंगे। जैसे कहा जाता है कि यदि वाक्य नकारात्मक हो और प्रश्नात्मक शब्द कौन हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो हूँ के साथ सब्जेक्ट के अर्थानुसार डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा प्रश्नात्मक वाक्य नकारात्मक हो, या कह सकते हैं कि यदि वाक्य नकारात्मक हो और उसमें प्रश्नात्मक शब्द हूँ पाया जाता हो, तो हम उसमें सब्जेक्ट के अर्थ के अनुसार डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब एज एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल बाज़ार कौन नहीं जाता है, बाज़ार कौन नहीं जाता है। तो इस कंडीशन में इसका हम अनुवाद इस तरह करेंगे कि हूँ
डज नॉट गो टू मार्केट। हु डज नॉट गो टू मार्केट, बाज़ार कौन नहीं जाता है। हमने बताया था कि हूँ को जो एज ए कर्ता यानी कर्ता के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वाक्य में कर्ता के साथ डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी निगेटिव सेंटेंस में जैसे हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं, सेम टू सेम उसी तरह से हम हूँ को एज ए सब्जेक्ट, जिस तरह से हम नकारात्मक वाक्य में अनुवाद करते हैं कि कर्ता के साथ अगर कर्ता बहुवचन होता है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और हमारा कर्ता एक वचन होता है तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सेम टू सेम उसी तरह से हम हूँ के बाद डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करेंगे। अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। मैदान में कौन नहीं खेलते हैं। मैदान में कौन नहीं खेलते हैं, इसमें हमारा अर्थ निकल के आता है कि ये जो सेंटेंस है ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, यानी ये बहुवचन कर्ता का सेंटेंस है। यानी इसका जब अनुवाद करेंगे तो इसको लिखेंगे हूँ मैदान में कौन नहीं खेलते हैं, तो हूँ डू नॉट प्ले इन द फील्ड। मैदान में कौन नहीं खेलते हैं, यानी अगर प्रश्नात्मक शब्द हूँ है और साथ में वो नकारात्मक वाक्य है तो इस तरह से हम उसका अनुवाद इस नियम के आधार पे करते हैं। और सिर्फ प्रश्नात्मक वाक्य हो और तो प्रश्नात्मक वाक्य में हम सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वही वाक्य अगर नकारात्मक होता है तो उसका अनुवाद हम इस बेस यानी इसके आधार पे करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। इस टेंस में हमने साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नात्मक वाक्य और प्रश्नात्मक एवं नकारात्मक वाक्यों को पढ़ा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो बस आज इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।